हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की एसएसटी की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और आते हैं प्रश्नों पर। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये 10वीं वीडियो है प्रैक्टिस की। इसके पहले 9 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न मैंने महत्वपूर्ण उसमें लिए हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है, संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई? पहला है अरिकामेडु, दूसरा है कावेरीपट्टनम, तीसरा है अमरावती और चौथा है मदुरै। तो तमिल में कुछ प्रारंभिक रचनाएं हैं जिन्हें संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है, और इनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पहले की गई थी। और इन ग्रंथों को संगम कहा जाता था क्योंकि धारणा थी कि वे मदुरई शहर में आयोजित होने वाले कवियों की सभाओं में रचे और संकलित किए गए थे। तो आपको समझ में आ गया होगा, डी विकल्प इसमें सही है, मदुरै। और मदुरै उस समय पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही हैं? पहला लिखा है, बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। दूसरा है, बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया। और तीसरा है, बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। और चौथा लिखा हुआ है, बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। अब आपको बताना है कि कौन से इसमें कथन सही लिखे हुए हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, और इनका नाम सिद्धार्थ भी था, और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। बिहार के बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक इन्होंने ध्यान किया, तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो ए तो इसमें सही हो गया। बी में लिखा है, बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया। ये गलत है, क्योंकि इन्होंने अपना जो उपदेश है वह प्राकृत भाषा में दिया। तो बी गलत हो गया। सी भी सही है और डी भी सही है। ए सी डी इसमें सही है, यानी कि डी विकल्प इसमें सही है। तो बुद्ध के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? गौतम बुद्ध के बारे में, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये आपको सब कुछ याद रखना है। और जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है तो ये डिटेल में बताया है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलई महाकाव्य के विषय में सही हैं? पहला है, यह तमिल भाषा में लिखा गया था। दूसरा है, यह सतनार नामक कवि द्वारा लिखा गया था। तीसरा है, उसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। और चौथा है, यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। तो इसमें मणिमेखलई महाकाव्य के विषय में जो सही है वह बताने हैं। तो इसमें ए सही है कि यह तमिल में लिखा गया था, बिल्कुल सही है। यह सतनार नामक कवि द्वारा लिखा गया था, ये भी सही है। और उसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है, ये भी सही है। ए बी सी इसमें सही है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही हो गया। अब डी क्यों गलत है? इसमें लिखा है, यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। तो यह 2500 वर्ष पूर्व नहीं, बल्कि 1400 वर्ष पूर्व इसकी रचना की गई थी, इसीलिए ये गलत है। ए बी सी इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अहोम लोग वर्तमान समय के फिल करना है से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। पहला विकल्प है बांग्लादेश, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है लाओस और चौथा है कंबोडिया। तो
तो अहोम लोग वर्तमान समय के म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है प्रचारकों ने सेरमपुर में एक मिशन खोला, उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था? पहला विकल्प है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और चौथा है पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 19वीं शताब्दी में भारत में ईसाई मिशनरियों द्वारा व्यवहारिक शिक्षा के तर्क की कड़ी आलोचना की गई थी। मिशनरियों ने महसूस किया कि शिक्षा को लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए और केवल ईसाई शिक्षा के माध्यम से नैतिकता में सुधार किया जा सकता है। तो प्रचारकों ने सेरमपुर में एक मिशन खोला, उस समय यह क्षेत्र डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। ए विकल्प इसमें सही है। 1800 में एक प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना की गई और 1818 में एक कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि, पहला विकल्प है उनका जीवन उपनिवेश से पहले जैसा था वैसा ही चलता रहा, दूसरा है आदिवासी मुखियाओं ने अपने क्षेत्रों पर प्रशासनिक अधिकार बनाए रखा, तीसरा है आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूह पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा और चौथा है वन उत्पाद पर अधिकार आदिवासी लोगों के पास ही रहे। तो औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूहों पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। सी विकल्प इसमें सही है। तो अंग्रेजों के आने से पहले कई इलाकों में आदिवासी मुखिया ही महत्वपूर्ण लोग थे। उन्हें एक निश्चित मात्रा में आर्थिक शक्ति प्राप्त थी और उन्हें अपने क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण करने का अधिकार था। कुछ स्थानों पर उनकी अपनी पुलिस थी और वे भूमि और वन प्रबंधन के स्थानीय नियमों पर निर्णय भी लेते थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और शक्तियों में बदलाव भी आया। उन्हें गांव के एक समूह पर अपनी भूमि का स्वामित्व रखने और भूमि किराए पर देने की अनुमति दी गई थी। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये मैंने जब हिस्ट्री पढ़ाई है तो डिटेल में उसमें मैंने पढ़ाया है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है कॉलम ए का कॉलम 2 से। चलिए मिला लेते हैं। तो कलकत्ता जो मदरसा था इसकी स्थापना हुई 1781 में, यानी ए को मिलाएंगे दूसरे से। बनारस संस्कृत कॉलेज, इसकी स्थापना हुई 1791 में। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम ये आया 1835 और वुड्स डिस्पैच 1854। इन्हें अलग से भी याद रखिए क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं और इससे आपके 4 प्रश्न तैयार भी होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इस क्रम में आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा, यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी किसने लिखी थी? सही उत्तर चुने। पहला विकल्प है महात्मा गांधी, दूसरा है BR अम्बेडकर, तीसरा विकल्प है ज्योतिराव फूले और चौथा विकल्प है राजा राम मोहन राय। तो गुलामगिरी एक पुस्तक है जिसका अर्थ है गुलामी और यह ज्योतिराव फुले द्वारा लिखी गई। सी विकल्प इसमें सही है। 1873 में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था और इससे कुछ 10 वर्ष पहले अमेरिकी गृह युद्ध लड़ा गया था जिससे अमेरिका में गुलामी का अंत हुआ और फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि ज्योतिराव फुले ने अपनी जो पुस्तक है गुलामगिरी वह किन्हें समर्पित की थी?
तो उन अमरीकियों को समर्पित की थी जिन्होंने गुलामों को मुक्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यम मार्गियों के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाते? पहला है अंग्रेजी सामान का बहिष्कार और अंग्रेजी संपत्तियों पर हमला। दूसरा है ब्रिटिश विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करना। तीसरा है भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचिका करना। और चौथा है चित्तगोंग में विद्रोह का आयोजन करना। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है। भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना। इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यम मार्गियों के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाते? इसीलिए सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह किन से बना था? पहला विकल्प है आधुनिक एवं परंपरागत उद्योग। दूसरा है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र। तीसरा है कृषि एवं उद्योग और चौथा है विदेशी एवं घरेलू निवेश। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से बना था। बी विकल्प इसमें सही है। तो 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नीतियों को डिजाइन और क्रियान्वित करने में मदद करने के लिए एक योजना आयोग की स्थापना भी की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु आप निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी? पहला विकल्प है पृथ्वी का परिक्रमण। दूसरा है स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनिच से उसकी तुलनात्मक दिशा। तीसरा है स्थान विशेष का अक्षांश और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा। और चौथा है स्थान विशेष का देशांतर तथा ग्रीनविच से तुलनात्मक दिशा तथा ग्रीनविच का समय। तो प्रश्न में पूछा गया है किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी? तो डी विकल्प सही है। स्थान विशेष का देशांतर तथा ग्रीनविच से तुलनात्मक दिशा तथा ग्रीनविच का समय। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? कल भी ऐसा ही प्रश्न आया था तो उसमें भिन्न बताना था, इसमें उष्णकटिबंधीय बताना है। पहला विकल्प है स्टेपी। दूसरा है वेल्ड दक्षिण अफ्रीका वेल्ड। तीसरा है अर्जेंटीना पैम्पास और चौथा है ब्राजील कंपोस। तो ब्राजील का जो कंपोस है वह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। बाकी ये जो तीनों लिखे हुए हैं ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं। तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि उष्णकटिबंधीय पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। दूसरा है लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी व शुष्क होती है। तीसरा है लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। तो इसमें ए बिल्कुल सही है, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। बी गलत है, लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी व शुष्क है। तो लद्दाख कम ऊंचाई पर नहीं है, ये अत्यधिक ऊंचाई पर है, इसीलिए बी इसमें गलत है। सी भी सही है, ए और सी इसमें सही है, यानी कि आपका तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? पहला है भारत में मानसूनी पवनें। दूसरा है भारत के उत्तरी मैदानों की लू। तीसरा है पूर्वी पवनें और चौथा है पश्चिमी पवनें। तो मौसमी पवनों का उदाहरण पूछा गया है, ए विकल्प इसमें सही है, भारत में मानसूनी पवनें। अगला प्रश्न देखते हैं।
लिखा है इनमें से कौन सा उद्योग वेल्ड में विकसित हुआ। पहला विकल्प है भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग, दूसरा है याक पालन के कारण ऊनी उद्योग, तीसरा है ऊंट पालन के कारण चमड़ा उद्योग और चौथा है गेहूं उत्पादन के कारण कृषि आधारित उद्योग। तो वेल्ड क्या है, सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है। तो वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदानों और पठारों को कहते हैं और वेल्ड की जो जलवायु और वनस्पति है भेड़ पालन के लिए उपयुक्त है, जो इसे इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण उद्योग बनाती है। तो आप समझ गए होंगे ए विकल्प इसमें सही है, भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कथन ए और बी पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। ए में लिखा है कोलार की खानें विश्व की गहरी खानों में से एक हैं जो अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती हैं। दूसरा है भारत में कर्नाटक सोने के निक्षेप हैं, भारत में कर्नाटक में सोने के निक्षेप हैं। तो दोनों ही बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। कोलार की जो खानें हैं विश्व की गहरी खानों में से एक हैं और अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती हैं, ये भी सही है। और भारत में कर्नाटक में सोने के निक्षेप हैं, ये भी सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या हैं। पहला विकल्प है दोनों को बनने में लगभग समान समय लगता है, दूसरा है दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, तीसरा है दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती हैं और चौथा है दोनों के बनने की प्रक्रिया में समान प्रकार के सह उत्पाद बनते हैं। तो बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण हैं, दोनों ही गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। बी विकल्प इसमें सही है। अब परंपरागत और गैर परंपरागत क्या होते हैं। तो गैर जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं ये प्राकृतिक स्रोत हैं और इनके खत्म होने की संभावना नहीं है, जबकि परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं ये मानव की गतिविधियों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। तो ये दोनों में अंतर आपको याद रखना है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है। पहला विकल्प है छोटे भूखंड और साधारण औजारें, दूसरा है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, तीसरा लिखा हुआ है अर्ध शुष्क क्षेत्र और चौथा है अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो गहन निर्वाह कृषि क्या है ये आपको जानना आवश्यक है। तो यह कृषि की वह प्रणाली है जो उच्च श्रम निवेश के साथ भूमि के छोटे भूखंडों पर की जाती है और फसल की उपज को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इससे संबंधित हैं छोटे भूखंड और साधारण औजारें, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु। ए सी डी इसमें सही है, यानी कि सी विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र इससे संबंधित नहीं है, इसीलिए बी इसमें नहीं आया है। ए सी डी इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है, यानी कि कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। पहला है राजद्रोह का कानून, दूसरा है घरेलू हिंसा अधिनियम, तीसरा है पथ विक्रेता अधिनियम और चौथा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो भारतीय संसद द्वारा राजद्रोह का कानून पारित नहीं किया गया है। पहला विकल्प इसमें सही है। तो राजद्रोह जो अधिनियम है अपने सबसे प्रसिद्ध रूप में वास्तव में भारत में लागू ब्रिटिश औपनिवेशिक कानून का हिस्सा था और 1870 में ब्रिटिश शासन के तहत लागू किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है। पहला है संगठित कार्यबल, दूसरा है लेबर चौक,
तीसरा है भूमालिक और चौथा है प्रशिक्षित तकनीशियन। तो इसमें पूछा गया है भारत के शहर के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है। बी विकल्प इसमें सही है, लेबर चौक। तो लेबर चौक वह जगह होती है जहां दैनिक वेतनभोगी मजदूर अक्सर प्रवासी संभावित नियोक्ताओं द्वारा काम के लिए उठाए जाने के लिए सुबह इकट्ठा होते हैं और जिसे आवश्यकता होती है वह इन्हें काम के लिए ले जाता है। अगला प्रश्न है, लिखा है दादन व्यवस्था क्या है। पहला विकल्प है दास व स्वामी के बीच की व्यवस्था, दूसरा है व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था, तीसरा है सरकार व बुनकरों के बीच की व्यवस्था और चौथा है किसानों व साहूकारों के बीच की व्यवस्था। तो दादन व्यवस्था जो है यह व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था है। बी विकल्प इसमें सही है। तो दादन व्यवस्था इसे घरेलू प्रणाली या कार्यशाला प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। पहला विकल्प है स्वतंत्रता, दूसरा है समानता, तीसरा है जीवन और चौथा है निजता। तो स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। सी विकल्प इसमें सही है। तो भारत में स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है। पहला विकल्प है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है फेडरल कोर्ट इंडिया के न्यायाधीश, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश और चौथा है भारत के महान्यायवादी। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, CJI कहते हैं जिन्हें। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था। पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है महाराष्ट्र। तो मिड डे मील योजना एक स्कूल भोजन कार्यक्रम है जिसे पूरे देश में स्कूली उम्र के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार के लिए बनाया गया था और इसे लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु था। सी विकल्प इसमें सही है। तो आज की वीडियो में कुल 24 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हिस्ट्री NCERT मैंने पढ़ाई है, जियोग्राफी भी पढ़ाई है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। और पेपर फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो EVS को मैं हैंड रिटन नोट्स से पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए। उसमें मैंने वही लिखा है जिससे प्रश्न बन सकते हैं। और पेपर सेकंड में यदि साइंस किसी का भी सब्जेक्ट हो तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दिए हैं और अब मैं साइंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। NCERT क्लास 6 to 8 मैंने साइंस कंप्लीट पढ़ा दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।